सर थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए ना, सीयू सेट और वो क्या हुआ सीयू सेट का? क्या क्लियर नहीं है अभी तक? यूजी के लिए जो नोटिफिकेशन, नहीं नहीं, सिर्फ यूजी के लिए। सर एमबीए के होने के चांसेस हैं या नहीं है? एमबीए का मोस्ट प्रोबेबली जामिया अपना कराएगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो कैट के पुराने क्वेश्चन दे दें शॉर्टकट मार के। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आने दो, अप्रैल के फर्स्ट वीक में है तो फिर और क्लियर हो जाएगा, लेकिन चांसेस यही है कि वो यूजी के लिए जा रहे हैं। पीजी के लिए इस बार गवर्नमेंट ने इतना फोर्स नहीं किया है, तो अगली बार से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इस बार शायद जामिया ही कराए। ठीक, क्लियर? यस सर, क्लियर। थैंक यू सर। ओके, अभी रुक जाते हैं, एक बार डिटेल और आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। सर तो प्रोबेबिलिटी हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम क्वांटिफाई करते हैं चांस को, कि किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। तो जैसे हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं किसी काम होने के 50-50 है, मतलब 50%, 50%, मतलब जितने चांसेस होने के हैं उतने ही चांस नहीं होने के हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ये चीज हो जाएगी 1/2, मतलब हाफ। हाफ चांसेस होने के हैं तो हाफ ही चांसेस नहीं होने के। किसी काम के होने के 100% चांस है तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। किसी काम के होने के 0% चांस है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से लेके 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0 तो हम कहते हैं कैसी है ये? इम्पॉसिबल इवेंट है, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1 तो हम कहते हैं कि श्योर इवेंट है, ऐसा ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में 10%, 50%, 75% चांस है, उसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0 से 1 के बीच में। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर आप कभी भी कैलकुलेट कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए या फिर प्रोबेबिलिटी की नेगेटिव आ जाए वैल्यूज, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। ठीक, तो 0 से 1 के बीच कुछ होगी। 0 एंड 1 एक्सट्रीम केसेस है। प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी 1 मतलब श्योर, 100% ऐसी होगा। कभी भी ग्रेटर देन 1 और नेगेटिव नहीं होगी। तो अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट इवेंट, डिस्क्रीट किसे कहते हैं वर्ड? देखो, डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट डेटा मतलब ऐसे होता है जैसे नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होगा, 4 होगा। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें 1.5 बॉयज या 1.77 बॉयज, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट। और डेटा अगर कंटिन्यूअस है, यानी 1 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.05 ऐसा हो सकता है, तो दैट इज कंटिन्यूअस। जैसे हाइट, अगर हम हाइट मेजर करें या वेट मेजर करें तो वो इंटीजर भी हो सकती है और उसके बीच में डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यूज भी हो सकती है। तो दैट इज कंटिन्यूअस डेटा। तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में हम जो इवेंट पढ़ते हैं उसकी वैल्यूज क्या होती है? डिस्क्रीट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की यही होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जो जो आउटकम हो सकते हैं उन सारे काउंट कर लो
उसमें से जो तुम्हें चाहिए वो कितने हैं, इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। तो हम इस रेशो को देख के भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी मोर देन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कभी भी टोटल पॉसिबल आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकते। और हमें ये देख के भी समझ में आ रहा है कि निगेटिव भी नहीं हो सकती, 0 से कम भी नहीं हो सकती। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कभी निगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम और लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये हमने डिस्कस किया। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी यही होती है। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई बता सकता है ये किसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? दो वर्ड से बना है, म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं? किस वर्ड से बना हुआ है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड करना क्या होता है? हटाना सर, किसी छोड़ मतलब हटाना। एंटोनिम है किसका? इंक्लूड। इंक्लूड करना, और इसका अपोजिट एंटोनिम है एक्सक्लूड करना। तो एक्सक्लूसिव चीज वो होती है जो कि बहुत ही रेयर हो, मतलब हर चीज को हटा के बिल्कुल कुछ सेलेक्टेड हमने पीस निकाले, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल मतलब आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे के एक्सक्लूसिव है, मतलब एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। तो दो ऐसी इवेंट कि अगर इवेंट 1 हो रही है तो इवेंट 2 नहीं हो सकती, इवेंट 1 इवेंट 2 को एक्सक्लूड कर देगी, या फिर इवेंट 2 हो रही है तो वो इवेंट 1 को एक्सक्लूड कर देगी। तो ऐसी इवेंट को हम आपस में कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी एक इवेंट बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर देती है, मतलब अगर इवेंट 1 हो रही है तो फिर और कुछ नहीं हो सकता, अगर इवेंट 2 हो रही है तो उसके अलावा फिर कोई इवेंट नहीं हो सकती। तो ऐसी जितनी भी इवेंट्स होती हैं, अगर उनमें से कोई एक हो रही है यानी अकर कर रही है, इफ एनी वन ऑफ देम अकर, none of the others can occur, then the events are said to be mutually exclusive। जैसे हम क्या करें, कॉइन को टॉस करें, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो ये हेड और टेल आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आ सकता, अगर टेल आ रहा है तो हेड नहीं आ सकता। तो हम ऐसी इवेंट को क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या फिर डाई को हमने रोल किया तो हम कहें कि ऑड नंबर आना और इवन नंबर आना, ये दो इवेंट है, ऑड वाली E1 है और इवन वाली E2 है। तो अगर हमें पता है E1 अकर कर रही है तो E2 कभी भी अकर नहीं कर सकती। अगर ऑड नंबर हमें पता है आ रहा है तो इवन कभी नहीं आ सकता, ऐसी अगर इवन आ रहा है तो ऑड नहीं आ सकता। तो एक इवेंट अगर अकर हो रही तो बाकी कोई भी इवेंट नहीं हो सकती, ऐसे को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रहेगा वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड करते हैं आपस में एक दूसरे को। क्लियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखो ये यूज होगा वर्ड बार बार, इसलिए अच्छे से समझ लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कह रहे हैं? नेक्स्ट है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट वो होती है कि अगर हमने सेट ऑफ इवेंट्स बनाया, मान लो E1 E2 E3, 3 इवेंट्स हैं, तो कितने भी हम पॉसिबल आउटकम देख ले, हमेशा क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम बाउंड टू अकर, इनमें से एक ना एक तो जरूर होगी। तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। यानी कि
कलेक्टिवली सब मिलके क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी इनमें से एक ना एक होना तो जरूरी है। और अगर इवेंट्स बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हो तो सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज इज 1। यानी हम वही इस पे आ जाते हैं, हमने एक डाई को रोल किया और दो इवेंट हमने बनाई, ऑड नंबर और E2 बनाई हमने इवन नंबर। तो E1 और E2 आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस, अगर ऑड आएगा तो इवन नंबर नहीं आ सकता डाई पे, इवन आएगा तो ऑड नहीं आ सकता, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव मतलब अगर हम डाई को रोल करें तो या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, इन दोनों में से एक ना एक इवेंट होना जरूरी है। तो कोई भी दो ऐसी इवेंट जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हो, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या हो जाएगा 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा 1। भैया तो ऑड आएगा या इवन आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो हमेशा क्या आएगा 1। क्लियर ये दोनों वर्ड्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट व्हेन आउटकम ऑफ वन ऑफ द इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट। यानी दो इवेंट ऐसी हैं E1 और E2, तो इन E1 के होने से E2 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही E2 के होने से E1 के ऊपर कोई असर पड़ता है। तो ऐसे में हम कहते हैं ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर E1 इवेंट होने की वजह से E2 पे फर्क पड़ रहा होता है तो हम कहते हैं इवेंट कैसी है, डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। कि भाई हम पहले E1 जो इवेंट है उसका आउटकम देखेंगे तभी E2 को बता सकते हैं। यह भी क्वेश्चन जब करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब भी कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर दो इवेंट E एंड B क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये फार्मूला आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया, तो वो कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5 टॉस टर्निंग अप हेड्स, यानी सबके सब पे क्या है, हेड, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम कॉइन को टॉस करें, मान लो पहले में आया हेड, तो क्या सेकंड टॉस का रिजल्ट इससे कुछ इफेक्ट होगा कि पहला हमें हेड मिला है। अगर हमने पहली बार टॉस किया और उस पर आ रहा है हेड, तो सेकंड टॉस पर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है इससे या नहीं होती? होती है। होती है। नो सर। अगर टेल आ जाता तो कुछ चेंज होती? मतलब हम देखो, अगर जब पहली टॉस किया, मान लो जब पहली बार टॉस किया तो हेड और टेल आने की क्या क्या है प्रोबेबिलिटी, कितने परसेंट चांस है कि हेड आए? 50-50 है। तो 50-50 मतलब प्रोबेबिलिटी में हो जाता है 1/2। तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी। अब जब हमने कॉइन उठा लिया, उसे भाई टॉस किया, हमने देखा अच्छा हेड आया, हमने उठा लिया, हमने देख लिया हेड आया है, हमने उसे उठा लिया। अब अगली बार हम जब टॉस करेंगे तो अब प्रोबेबिलिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? अभी भी कोई चेंज नहीं होगा सर, सेम रहेगी। यस सर, सेम रहेगी। अभी भी सेम होगी। यानी पहली टॉस पे क्या आ रहा है आउटकम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
तो ऐसी इवेंट कहलाती इंडिपेंडेंट। थर्ड टॉस पर हेड या टेल अभी भी सेम, तो कितनी बार भी हम टॉस कर ले कॉइन को, हम हर बार जब भी कॉइन लेके खड़े होंगे तब हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी अभी भी 50-50 है। पिछले चाहे कितने भी हेड आ जाए लगातार, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम। क्योंकि हम पिछले आउटकम के बेस पे अगला नहीं जज कर सकते। तो वो कह रहा है कि पांचों में हेड आए, इसका मतलब क्या हुआ, पहली टॉस पे भी हेड हो, दूसरे पे भी हेड हो, तीसरे पे भी हेड हो, चौथे पे भी, पांचवे पे भी। और ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। मतलब फर्स्ट टॉस पे हेड एंड, सेकंड टॉस पे हेड एंड, थर्ड टॉस पे। ऐसी तो बोलेंगे ना, अगर पांचों तुम्हें हेड चाहिए तो सब एंड से कनेक्ट होंगे, और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। तो एंड की वजह से क्या आएगा, मल्टीप्लाई। वही देखो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, एंड की वजह से मल्टीप्लाई होगा, और की वजह से प्लस होगा। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/32। ये अभी हम डिटेल से करेंगे। मेन ये समझो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दो अगर इवेंट है तो पहली इवेंट का कुछ भी रिजल्ट हो, उससे सेकंड इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर फर्क पड़ता तो इवेंट हो जाती डिपेंडेंट। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था सेट में, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लो किसी सेट ए का निकाल रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट, तो हम कैसे निकालते थे, टोटल, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए के सारे एलिमेंट माइनस कर दो, ऐसी तो होता था। प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, अगर ए कोई इवेंट है और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये ऐसे शो कर रखा है, सी से भी शो कर सकते हैं, ए बार से भी शो कर सकते हैं, ए ऐसे कॉमा लगा के भी शो कर सकते हैं। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1। कॉम्प्लीमेंट को हम किससे शो करते थे, नॉट से। कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा वर्ड आता है, नॉट। तो कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों मिलके ऑलवेज क्या आएगा, 1। 1 का मतलब है 100% ऐसा ही होगा, यानी कि श्योर इवेंट। तो भाई या तो वो इवेंट होगी या फिर नहीं होगी, दो ही तो केसेस है। तो दोनों का सम हमेशा मिलके क्या होगा, 1, 100%। भाई हमने एक डाई को रोल किया या एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलके क्या हो जाएगा, 100% ऐसी होगा, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। डाई को रोल किया तो या तो मान लो नंबर 3 आएगा या नहीं आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलके क्या हो जाएगी, हमेशा 1। तो इस रिलेशन को हमें याद रखना है, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस उसकी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 1। तो ये कई क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। तो याद रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। नहीं होना मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम क्या होता है, 1। ये स्पेशली कहां पर यूज होती है, जब आता है इस तरीके केस, एटलीस्ट 1, कि कम से कम एक कोई इवेंट है कि मान लो 5 बार टॉस किया कॉइन और एटलीस्ट 1 हेड आए, तो वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अभी जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट तो समझ में आ रहा है किसे कह रहे हैं। सेट के लिए होता था यस सर। टोटल, सेट के लिए होता था टोटल, यानी यूनिवर्सल सेट में से
उस सेट के सारे एलिमेंट को माइनस कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाता है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और लास्ट वही फार्मूला जो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, तो यूनियन के लिए सेट में पढ़ा था n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B, यानी बोथ। अब ये n की जगह P आ जाएगा, तो P ऑफ A और B मतलब यूनियन इज इक्वल टू पी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन। तो 2 इवेंट के लिए ये हो जाएगा, और 3 इवेंट तो वही सेम फार्मूला था। 3 के लिए क्या था सेट्स में, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस A B intersection C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A देन प्लस तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन। तो यही n की जगह P आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B यानी इंटरसेक्शन। सेम फार्मूला है, बस नंबर्स की जगह पे क्या आ गया P, प्रोबेबिलिटी आ गई है, प्लस तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन। तो सेम वही सेट वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले टाइप आता है, टाइप के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टॉसिंग कॉइन, कॉइन को टॉस करना। तो अगर हम 1 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके कितने आउटकम हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 2 क्या क्या? सर हेड्स एंड टेल्स। हेड एंड टेल। तो देखो अगर एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास आउटकम आ रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं 2। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने हो जाते हैं आउटकम? सर 4। तो देखो आउटकम ऑफ सिंगल टॉस का ये सेट बनता है एच और टी। 2 कॉइन आउटकम का बनता है या तो दोनों पे हेड एच एच, या फिर फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों टेल। तो कितने होगा 4। तो देखो क्या पैटर्न बन रहा है ये 2 रेज टू द पावर 1। जब 2 कॉइन उछाले टॉस किए तो 2 रेज टू द पावर 2। जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि 8 आउटकम्स। तो अगर n कॉइन को हम टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे 2 रेज टू द पावर n। तो ये याद रखना फार्मूला कि एक कॉइन को उछालते हैं तो 2 आउटकम्स होते हैं, तो n कॉइन को टॉस करेंगे तो इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर n। तो 3 कॉइन के लिए 8 और 4 कॉइन्स होते तो कितने आउटकम होते 2 रेज टू द पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। तो कितना आउटकम्स बनेंगे 16। ठीक, तो याद रहेगा कॉइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ आउटकम का 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, क्लियर है ये फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n। अब देखो इसमें लैंग्वेज में 2 तरीके से लिखा होता है, या तो लिखा होता है टॉस ऑफ n कॉइन्स। मान लो हम कहेंगे कि 3 कॉइन, या फिर हम कहेंगे कि n कॉइन्स टॉस टुगेदर, या फिर सिंगल कॉइन टॉस्ड n टाइम्स। यहां लिख लेता हूं मैं। तो जैसे ये लिखा है 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर, या फिर क्या लिखा हो सकता था a coin is tossed
3 टाइम्स। तो दोनों का मतलब एक ही है, सेम आउटकम का सेट बनेगा। 3 कॉइन को एक साथ उछालो तब भी हम आउटकम कैसे देखेंगे, पहली कॉइन पे क्या आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है, तीसरे पे क्या आ रहा है, या फिर एक कॉइन को 3 बार उछालो। ठीक, तो देखो 3 कॉइन के लिए हमें ये तो पता चल गया 8 आउटकम्स है। तो देखो लिखते कैसे, इसका तरीका समझ लो। सबसे पहले क्या कर लो, एच एच एच, 2 आउटकम्स है, या तो हेड हो सकता है या टेल। तो सबसे पहले हम तीनों को क्या लिख लेंगे, एच एच एच। फिर क्या करो, एक एच को चेंज कर दो टी में, या लिखने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। फिर इस टी को मूव करते रहो, एक बार बीच में ले आओ इसे, फिर बीच से फिर आगे ले आओ, ये आ गया। अब एक टी वाले टी तीनों पोजीशन पे आ गया, लास्ट में भी आ गया, मिड में भी आ गया, फर्स्ट पे भी आ गया। अब क्या करो, लास्ट के दोनों एच को टी बना दो, तो ये हो गया एच टी टी। देन अब इस एच को मूव करते रहो, तो टी एच टी और टी टी एच। अब 2 भी हो गए, 1 भी हो गया, अब लास्ट क्या बचा, तीनों टी। तो ये हमारे 8 आउटकम्स हो गए। तो 3 कॉइन को हमने टॉस किया, यानी पहला वाला केस कह रहा है तीनों, फर्स्ट कॉइन पे भी हेड है, दूसरे पे भी हेड है, तीसरे पे भी हेड है। सेकंड केस क्या हो सकता है, पहले दोनों पे हेड फिर टेल। थर्ड केस क्या हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड पे हेड, सेकंड वाले पे टेल। इस तरीके से पॉसिबल जो बन सकते हैं, देयर आर 8 आउटकम्स। ठीक है, 8 आउटकम समझ में आ रहा है। 3 कॉइन की बात होगी तो 3 का सेट बना लोगे, इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का सेट्स अगर हम बनाए तो इट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लोगे 3 कॉइन के लिए। यस सर। 4 के लिए भी बना लोगे अगर इन केस आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो 4 कैसे स्टार्ट करेंगे हम, पहले चारों हेड लेंगे, फिर इस लास्ट वाले को टी से रिप्लेस कर दो, फिर इस टी को मूव करते रहो, एक एक 4 पोजीशन पे आएगा। फिर क्या करो, 2 हेड वाले लास्ट के टेल बना दो, फिर इसमें एच को मूव करते रहो। इस तरीके से हम बनाएंगे। और बनेंगे कितने आउटकम्स, 4 कॉइन्स पे कितने रिजल्ट आएंगे, कितने आउटकम्स होंगे, 2⁴ यानी कि 60। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 60। अच्छा, ये जो तरीका है ये सिर्फ हेड और टेल की बात नहीं हो रही, जैसे चाइल्ड पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी के 3 चाइल्ड है, तो चाइल्ड या तो आइदर बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। तो कितने पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे, कितने मतलब अरेंजमेंट कह लो, इन्हें अरेंजमेंट होंगे। तो क्या होगा, 4। 4 नहीं, देखो 3 चाइल्ड है और 2 ऑप्शन, 2⁻3 8। 8 सर। जैसे ये हेड टेल बनाया है उसी की जगह बॉय और गर्ल रख दो सेम। पहले तीनों बी बी बी, फिर एक गर्ल, उसे मूव करो, फिर लास्ट में 2 गर्ल, अब इस बी को मूव करो और लास्ट में 3। तो किसी भी इवेंट के अगर 2 आउटकम्स हैं, तो अगर सिर्फ पूछा होता कि एक चाइल्ड है तो कितने सेट बनते, तो वो 1 कॉइन वाली टॉस से याद रखो कि हेड और टेल, तो हम कहते हैं बॉय या गर्ल। अगर 2 चाइल्ड है तो कितने बनते, तो दोनों बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। जैसे कि 2 कॉइन वाला ये केस है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अगर 3 चाइल्ड है तो ये 3 कॉइन वाला। ठीक, तो ये है टॉसिंग कॉइन। अब इस पे जैसे क्वेश्चन करें, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, इसका क्या मतलब है, फेयर कॉइन्स क्यों लिखा है यहाँ पे, फेयर कॉइन दोनों तरफ फेल हो सकता है नकली कॉइन दो, में।
यस, फेयर कॉइन मतलब अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कहते हैं ये इक्वल है इनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक, तो फेयर कॉइन वर्ड आएगा प्रोबेबिलिटी में, ये फेयर वर्ड लिखा होता। फेयर से सिर्फ ये बताने की कोशिश होती कि अनबायस्ड है, मतलब जितने भी आउटकम आएंगे वो सब आपस में इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे शोले फिल्म में वो कॉइन थी वैसी नहीं है, वो बायस थी, तो बायस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। बट फेयर कॉइन लिखा या कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलते, अनबायस्ड। तो 3 fair coins are tossed. Find the probability of getting one head, one tail, one tail. This मतलब दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इनका सैंपल स्पेस। तो हमें पता है उसमें एलिमेंट कितने होंगे सैंपल स्पेस में, 3 कॉइन्स है, तो एक कॉइन का आउटकम होते हैं 3 कॉइन्स, यानी कि 8 आउटकम। तो कौन कौन से होंगे 8 आउटकम्स, अभी हमने बनाए थे एच 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 टी, एक टी लिया, उस टी को मूव करते रहो, अब तीनों पोजीशन पे आ गया। अब क्या करो, लास्ट में दोनों टी ले लो, अब एच को मूव कर जाओ, अब लास्ट में क्या बचा, टी टी टी। तो ये हमारे बन गए 8 सैंपल स्पेस के एलिमेंट। अब फर्स्ट में क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कितनी हो जाएगी, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो कौन कौन सा फेवरेबल है, हमारे फेवर का कौन सा है, वन हेड के फेवर का कौन सा केसेस है, ये है वन हेड, ये है वन हेड, ये है 3, और टोटल केसेस कितने, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सिंपली 3/8। सेकंड केस क्या कह रहा है, वन टेल। वन टेल वाले कितने केस है, 1 2 3, तो हमारे फेवरेबल है 3। तो अगेन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल इज 3/8। थर्ड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट वन हेड। अब देखो ये एटलीस्ट और ये था, तो इसका ध्यान रखना, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है, One and more than one heads. एटलीस्ट वन 7 हेड, by यानी कि हम ऐसे निकाल सकते हैं वन हेड और 2 हेड और 3 हेड। 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते हेड, तो ये 3 ही केसेस हो सकते हैं, वन हेड और 2 हेड और 3 हेड, एटलीस्ट वन हेड कम से कम। तो ये देखो सब किससे जुड़े हुए हैं, और से, यानी कि हमें समझ में आ रहा है क्या होगा, प्लस होंगे। वन हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अभी हमने निकाला था 3/8। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड वाले केसेस ये है 1 2 3, 3/8 प्लस 3 हेड वाली, 3 हेड वाला एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 3 6 और 1 7/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 7/8। तो देखो ये और वाला रूल सब जगह चल रहा है, एंड और के साथ है, तो सब प्लस की हमने प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे कि भाई 1 हेड 2 हेड 3 हेड क्या इतना निकालें, हम क्या निकाल लेते, इसका कॉम्प्लीमेंट। एटलीस्ट वन हेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कम से कम एक हेड, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका अपोजिट क्या होगा, एक भी हेड नहीं। यस वेरी गुड। तो एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है नो, एटलीस्ट वन का, सर एटलीस्ट वन का कॉम्प्लीमेंट होता है नो, 0। भाई एटलीस्ट वन में वन का भी केस आ जाता है, 2 3 4 जहां तक भी होगा सारे वैल्यूज आ जाते हैं, तो उसका अगर हम टोटल में से माइनस करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट बनता है नो, यानी 0। यानी हम इसका निकाल सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड कितना है,
जीरो हेड का कौन सा केस है? एक ही है, टीटीटी वाला, यानी 1/8। तो एटलीस्ट 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/8, यानी अगेन क्या आ गया 7/8। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो ये एटलीस्ट 1 ऐसे केस में बहुत हेल्प करता है। हमें सारे केस निकालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक केस की वैल्यू निकालते हैं, जीरो। जैसे यहाँ जीरो हेड, तो जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और 1 में से माइनस कर दो। ठीक, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ इज टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। तो यहाँ टू हेड के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसे क्या मानेंगे, यानी एग्जैक्टली की बात हो रही है, एग्जैक्टली टू हेड्स। तो टू हेड वाले 3 केसेस थे, ये है 1 केस, 2, 3, तो 3/8। फिफ्थ, एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। और टू। ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा नहीं जाना है, 2 से कम वाले सारे केसेस, जीरो हेड, 1 हेड प्लस 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं। इसमें जीरो भी इंक्लूड है। हाँ, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम की तरफ लिमिट लगाता है, एटलीस्ट तो मिनिमम की टीटीटी तरफ वाला भी हमारा हम्म, आउटकम हुआ। यस, जीरो हेड की थी 1/8 ये टीटीटी वाला, 1 हेड के थे 3 केसेस, 3/8, 3/8, अगेन क्या गया 7/8। तो एट मोस्ट टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/8। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता, एट मोस्ट 2, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है इस केस में? So 3 head. क्योंकि देखो 2 से ज्यादा 3 ही हो सकता था, हमने 3 तो छोड़ा था बस, तो वही उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट है 3 हेड। तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 हेड का एक ही केस था, 1/8, तो एटमोस्ट 2 की, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस 1/8, क्या आ गया 7/8। तो थोड़ा सा एटलीस्ट एटमोस्ट वाले केसेस हो तो थोड़ा सा देखो कि कॉम्प्लीमेंट से हो सकता है आसानी से हो जाए। यहाँ तो हमें सिंपल सेट दिख रहे थे, इसलिए निकालना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जहाँ ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है तो कॉम्प्लीमेंट वाले से एक बार जरूर चेक करना, जब भी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हो, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ होगा या फिर एटमोस्ट। लास्ट इज नो हेड। तो नो हेड का मतलब जीरो हेड, जीरो हेड का एक ही केस है, टीटीटी, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। क्लियर ये? स्पेशली एटलीस्ट एटमोस्ट को कॉम्प्लीमेंट से कैसे किया। चलो, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, तो कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स कह लो या फिर 6 कॉइन टॉस टुगेदर, एक ही बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टॉस रिजल्ट इन अ हेड? एट लीस्ट 1, एट लीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम 1, और मैक्सिमम क्या हो सकता है 6 की 6 पे क्या आ जाए हेड। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? 1 हेड प्लस 2 हेड प्लस 3 हेड प्लस 4 हेड प्लस 5 हेड प्लस 6 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो क्या करें, इन सबको निकालने से बेटर क्या है, क्या करो, इसका ले लो कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड। जीरो हेड भाई, एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 में 1 भी आ गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, टोटल में से माइनस करेंगे तो एक ही केस रह गया था, जीरो हेड। तो हम सीधे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड निकाल लेते हैं। जीरो हेड का मतलब है एक कॉइन को अगर हम 6 बार टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट टॉस में भी क्या आया हो, टेल, एंड
सेकंड टॉस में भी क्या है वो टेल, एंड थर्ड टॉस में भी क्या है वो टेल, ऐसे कहां तक 6 टॉस तक क्या है टेल। तो फर्स्ट टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1/2, एंड मतलब फिर मल्टीप्लाई, तो ऐसे 6 बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/2 to 4 8 16 32 64। तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस 1/64, यानी आंसर इज 63 में ये आंसर है। तो देखो कितनी कैलकुलेशन बच गई, 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 को निकालते, फिर ऐड करते, एलसीएम लेते। इससे अच्छा सीधे हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा, अच्छा ये होता है, इसका आंसर आ गया ये, और 1 में से माइनस। क्लियर ये अप्रोच। अब है 5 fair coins are tossed together, 5 fair coins, what is the probability of getting exactly 4 heads, इसका बताना है। 5 में से 4, क्या होगा इसमें सर आंसर। 1 हेड की निकाल के कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। एग्जैक्टली 4 हेड, 1 and 2 1 and 0 हेड की। देखो देखो इस बार जरा थोड़ा सा एक चीज चेंज है, फाइव फेयर कॉइन्स है, मतलब कॉइन नंबर 1 को टॉस किया हमने, कॉइन नंबर 2 को टॉस किया, कॉइन नंबर 3 को किया, कॉइन नंबर 4 को किया, कॉइन नंबर 5 को किया। तो 5 में से क्या हो 4 हेड्स आए, ठीक है। तो देखो हेड या तो इन सब पे हेड आ सकता है, इस पे टेल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भाई यहाँ टेल हो सकता है, यहाँ सब पे हेड हो सकता है। ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 5। 5। तो कभी कभी ऐसा भी ध्यान रखना, अगर 5 कॉइन में 5 हेड होता तो सिंपल एक ही अरेंजमेंट है, कोई चक्कर ही नहीं सर, सीधे सब पे हेड हेड लेना है, इसलिए हमने ये चीज नहीं देखी थी पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, एक टेल आना है, तो एक टेल 5th पोजीशन पे भी हो सकता है, 4th पे भी हो सकता है, 3rd पे भी हो सकता है, 2nd पे भी हो सकता है, और ऐसे फर्स्ट वाले पे भी हो सकता है। तो ऐसे कितने केसेस है, 5 सर प्रोबेबिलिटी 5/32 हो जाएगी। ठीक है चलो 5 केसेस रहने दिए, अब किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ऐसा अरेंजमेंट बनने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। पहले कॉइन पे हेड आने की 1/2 1/2 1/2 1/2, एंड 5th पे टेल आने की, ये भी 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/32, यानी इस तरीके की प्रोबेबिलिटी है 1/32। और ऐसे कितने केसेस है 5, तो 4 हेड्स आने की, एग्जैक्टली 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/30। ये ऐड हो जाएगा ना, देखो सब और करके अरेंजमेंट बनेंगे, और ये हो सकता है, और ये हो सकता है, इन सब की किसी भी एक की इस तरीके का अरेंजमेंट बनने की प्रोबेबिलिटी थी 1/32। तो 1/32 प्लस 1/32 प्लस प्लस किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/32।
ठीक है, अगर हम इसे अरेंजमेंट से करना चाहते तो कौन सा फार्मूला यूज होता? 5 प्लेसेस है और उसे हमें किससे फिल करना है? 4 हेड से और 1 टेल से। तो कितने नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं? कौन सा 5 मैंने into पॉइंट? 4 into 4 into 4 maybe. नहीं, कोई बताएगा ये? मैं भूल गया अरेंजमेंट पढ़ के सब। 5 प्लेसेस है भाई, यही तो मतलब है ना। 5 कॉइन को टॉस किया, उनका आउटकम मैंने एक लाइन में लिख लिया। 5 प्लेस है मेरे पास और यह तो 4 एच से फिल करना और 1 टी से फिल करना। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 1 into 4 into 3 into 2 into 1. नहीं, कोई बताएगा ये का? 5 4 3 2 1 सर इनटू के टर्म में। नहीं, अरे अरेंजमेंट तो तुम्हें पता है, देखो 5 ही तो आ रहे हैं। आंसर तो तुम्हें पता है भाई, 5 लेके आना है। ये 5 ही तो केसेस है, 5 अरेंजमेंट ही तो है। और कौन सा अरेंजमेंट है इसके अलावा? Yes sir. थोड़ा देखो चीजों को रिलेट करने की, हर चीज को अलग कॉन्सेप्ट मत समझा करो। 4 हेड 1 टेल, 5 हमने टॉस किए, यानी 5 आउटकम हमें पता है। उसमें से 4 हेड है 1 टी है, इसकी तो अरेंजमेंट बनाने हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? सर 5 into 1 into 1। नहीं, ये बनेगा जब अरेंजमेंट करते थे हम, जब n में से कुछ चीजें जो थी आइडेंटिकल होती थी। p टाइप की एक जैसी होती थी, q टाइप की आइडेंटिकल। तो उसमें फार्मूला होता था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अगर p टाइप की एक जैसी तो p फैक्टोरियल से डिवाइड, q टाइप की एक जैसी तो q फैक्टोरियल से डिवाइड। यहाँ पर 5 हमारे पास है तो 5 फैक्टोरियल, 4 h एक जैसे हैं तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। आंसर विल बी 5। n आइटम्स को अरेंज करना है, उनमें से एक जैसे हैं, मान लो p टाइप के एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। यहाँ पर चारों हेड है ना, एच 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 एच, ये आइडेंटिकल हो गई ना चारों। तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 5। यानी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 5। आया याद? आइडेंटिकल वाला था। Yes sir. तो आइडेंटिकल जरूरी नहीं कि डिजिट होंगे तभी हम आइडेंटिकल लगाएंगे, या लेटर्स होंगे तभी आइडेंटिकल, या पर्सन एक जैसे होंगे तभी आइडेंटिकल। एच 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 आउटकम भी तो एक जैसे हैं, तो उसमें भी आइडेंटिकल का लगेगा। चलो टाइप 2 पे आते, रोलिंग डाई। एक तो जरा इसमें एक वर्ड समझ लो, डाई और डाइस। इसमें सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है? डाई लेफ्ट सिंगुलर है वाला या सिंगुलर होगा, लेफ्ट वाला डाई डाइस सिंगुलर होगा. डाइस सिंगुलर, डाइस प्लूरल, या डाइस सिंगुलर Yes. डाई प्लूरल? सर डाइस सिंगुलर है और डाई प्लूरल। डाई सिंगुलर एंड डाइस इज प्लूरल। तो रोलिंग अ डाई तो हम सिंगल करेंगे, और रोल ऑफ एन डाइस या एन डाइस टॉस टुगेदर। तो एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो आउटकम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। जो लूडो खेलते हैं जिससे डाई एक, तो इसके 6 आउटकम होते हैं। फेस पे एक एक नंबर लिखा होता है, 6 फेसेस होते हैं, सब पे 1 to 6 एक एक नंबर पड़ा होता है। तो कितने आउटकम होते हैं एक डाई को रोल करने के? 6। 2 डाई को रोल करेंगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 6 to the power 2. 6 स्क्वायर, गुड। और 3 डाइस को रोल करेंगे तो 6 to the power 3.
6 की पावर 3 यानी कि 216 आउटकम। तो n डाइस को अगर हम रोल करेंगे तो आवर नंबर ऑफ आउटकम इज 6 रेज टू द पावर n। तो सिंगल के लिए तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 डाइस के लिए कैसा बनेगा? अगर हम आउटकम का सेट बनाए तो पहले पे मान लेते हैं 1 और दूसरे वाले डाई के आउटकम को हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो हम इस तरीके से बनाते हैं। 1 के साथ कितने बनेंगे? 6 से ऊपर तो जा नहीं सकता। देन फिर क्या करेंगे, 1 की जगह कर दो 2, फिर इस तरीके से 2, 6। फिर क्या करेंगे 3, 3, 1, 4, 1, 5, 1 और लास्ट हो जाएगा 6, 1। तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। कॉमा का मतलब है ये पहले वाली डाइस का आउटकम है और ये दूसरी वाली डाई का आउटकम। तो पहली वाली डाई पे हो सकता है 1 आए, तो उस 1 के साथ ये हो सकता है। सेकंड डाई पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6। इसी तरीके से फर्स्ट डाई पे 2 हो सकता है, तो सेकंड डाई पे फिर से 1 से 6 तक हो सकता है। तो इस तरीके से हर लाइन में क्या है, 6 है आउटकम और ऐसे 6। तो टोटल आउटकम है 6 × 6 36। आ रहा है समझ में? अगर 2 डाइस पर क्वेश्चन है तो कितने आउटकम होंगे? 1 के साथ 6 तक हो सकता है, मतलब पहली डाई पे हमने 1 फिक्स कर दिया और फिर सेकंड डाई वाले चेंज करते रहे 6 तक, फिर सेकंड डाई पे 2 कर दिया, फिर 6 तक चेंज। इस तरीके से लास्ट क्या हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर 6 और सेकंड डाई पर 1 2 3 4 5 6, 36 आउटकम। और 3 डाइस के लिए हो गए 216। अब क्वेश्चन इस पर क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स टर्न व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड इज 7। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि 2 डाई को रोल किया है तो उस पे जो नंबर आते हैं, शो होते हैं, उनका सम क्या हो, 7 हो। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? कितनी डाइस है? 2। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 स्क्वायर 36। और इसमें से हमें देखने फेवरेबल। तो एक तरीका तो ये है कि पूरे आप जैसा भी पीछे क्वेश्चन में बनाए थे हमने समझने के लिए, वैसे पूरे बना लो और फिर देख लो, वरना हम थोड़ा सा दिमाग लगा के बिना उसे बनाए कर सकते हैं। सम 7 है, तो अगर फर्स्ट डाई पे 1 आ रहा है तो सेकंड डाई पर क्या होना चाहिए सम 7 के लिए? 6। 6। तो एक केस हो सकता है 1 6। फिर 1 के बजाय 2 कर दे तो सेकंड डाई पर क्या हो जाएगा? 5। फिर क्या हो सकता है? 3 4। और अब इसके बाद क्या होगा? 3 4 के बाद ये फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई है, इसके हम आउटकम ले रहे हैं 3 4। फिर क्या हो जाएगा? 4 3। फिर क्या हो जाएगा? 5 2 और लास्ट क्या हो जाएगा? 6 1। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या जिससे 7 सम आए? तो हमने देखो हमने क्या किया है, या तो पूरे इस तरीके से आप सेट बनाओ कि देखो 1 1 का सम 2 3 4 5 6 7 इसका आ गया, फिर यहाँ पर एक 2, 5 होगा, इसका 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 3, 4 होगा, इसका 7 हो जाएगा, या फिर 4, 3 होगा, इसका 7, या फिर 5, 2 इसका 7 और 6, 1। तो पूरे आउटकम लिख के कर सकते हो, वरना अगर वैसे सोच सकते हो तो अच्छी बात है, टाइम बचेगा। तो हमने कहा कि कितने आउटकम होगा, फेवरेबल कितने हमारे लिए? 1 2 3 4 5 6। और टोटल कितने हैं? तो 2 डाइस को किया तो हमें पता 36 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 7 इज 6/36 यानी 1/6। दिस इज द आंसर।
क्लियर? 1/6 होगा आंसर। यस सर। अच्छा, सम जिसको हम सम कह रहे हैं, दोनों डाइस का पे जो भी फेस पे नंबर आ रहा है उसका सम है, तो ये सम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? सम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? सबसे छोटा सम क्या हो सकता है? 2। 2। भाई 1,1 मिनिमम यस। है, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसका सम क्या हो गया? 2। यस। और 2 से लेके कहाँ तक होगा? 12 तक। सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू क्या होगी? 6,6। 6 और 6 से बड़ा नंबर तो होता 12। नहीं, तो 12 तक। तो जो भी दो डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो सम कहाँ से 2 से लेके 12 तक हो सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इसी की होती है, नंबर 7। बाकी किसी भी आप नंबर की लोगे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहता सम 2 सम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 सम होने के लिए हमारे पास फेवरेबल सिर्फ यही एक केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/36। तो सबसे ज्यादा जिस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 7। चलो सेकंड पार्ट क्या है? नॉट 10, कि सम जो है वो 10 नहीं आए। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो कि सम जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 10। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? सर पहले तो बना लेंगे सेट। भाई सम 10 नहीं हो सकता, 4 तो बाय क्या क्या 6। हो सकता? तो 10 का निकालेंगे फिर उसका कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 10 का निकालना इजी होगा। यस, तो देखो हम वही अप्रोच लेंगे। भाई ये पूछ क्या रहा है? सम 10 नहीं हो, तो सम क्या क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता था, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, या 11, या 12। तो या तो इनका अलग अलग निकाल के ऐड करो, या फिर क्या करो, हम कह देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 10। तो देखो नॉट 10 कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 10। 10 निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो सम 10 होने के क्या क्या केस है? 4,6, 5,5, 4,6, 6,4, 5,5 और 6,4। 6,4। अब देखो 3 अगर लेते तो 3,7 हो जाता, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि 7 होता नहीं है डाइस। इसी तरीके से यह 7,3 भी नहीं होता। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3, और टोटल है 36। तो 3/36 निकाली हमने सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी, और 1 में माइनस, तो ये क्या 1 माइनस 1/12, 11/12। ये आंसर होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट की अप्रोच देखो यहाँ इस तरीके से वर्क कर जाती है। तो सम नॉट 10 का मतलब इतने सारे केसेस हो सकते हैं, इससे बेटर क्या है? सम 10 का निकाल लो और 1 में से माइनस। Two dice are rolled together, find the probability that both dice have the same number। इसे हम कहते हैं डबलेट। तो कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डबलेट। डबलेट मतलब पहले डाइस पे भी सेम नंबर आए, दूसरे पे भी कुछ भी नंबर हो, दोनों सेम होने चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हमें पता है 2 डाइस को रोल किए हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2 डाइस की बात हो रही तो 6 स्क्वायर यानी 36। अब फर्स्ट केस में फेवरेबल केसेस क्या है? कौन कौन से होंगे फेवरेबल केसेस? 1 1 2 2 3 1 3। 1 2 2 3 3। गुड। तो दोनों सेम होने चाहिए। तो एक केस ये है, एक केस ये है, एक ये है,
इसे हम कहेंगे डबलेट। तो कितने केसेस हो गए फेवरेबल? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या हो गई? 6/36 यानी 1/6। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। सेकंड, one of them shows a number which is at least 4 and other shows a number which is at most। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है एट लीस्ट एट मोस्ट का, जरा सोचो। ये क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज में तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है, तो सोचो क्या होगा इसमें। तो टोटल आउटकम तो हमें पता ही है 36 है, तो वो तो 36 ही रहेगा। फेवरेबल केसेस कितने हैं? फेवरेबल केसेस, one of them shows a number which is at least 4। तो 4 से लेके देख लेते हैं, at least 4 मतलब 4, and other shows a number which is at most 3, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 हो। तो at least 4 का मतलब कौन कौन से नंबर शो हो सकते हैं? 4, 4 5 6। 6। और at most 3 का मतलब है कौन कौन से नंबर शो हो सकते हैं? 1 2 3। 1 2 3। बस अब इसमें देखो कितने बनेंगे इनके। तो 4,1 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 4,3। तो ये इसका पहला केस ले लिया हमने और इसके तीनों केस बारी बारी। देन 5 के साथ, देन 6 के साथ। ठीक, तो कितने केसेस हो गए? 9। बट इस बार देखो एक चीज अलग है क्वेश्चन में, यहाँ वन ऑफ देम लिखा है एंड अदर लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है फर्स्ट डाइस वो हो जिसपे एटलीस्ट 4 आ रहा हो और सेकंड डाइस वो हो जिसपे एटमोस्ट 3 आ रहा हो। लेकिन हो सकता है इसका उल्टा भी हो कि फर्स्ट डाइस वो हो जिसपे एटमोस्ट 3 हो नंबर और सेकंड डाई वो हो जिसपे एटलीस्ट 4 हो। यानी ये सारे आपस में ऐसे चेंज भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने आ जाएंगे केसेस? टोटल केसेस कितने हो गए? 9 और 9 18। तो प्रोबेबिलिटी हो गई जो सेकंड पार्ट में पूछी है उसकी प्रोबेबिलिटी इज 18/36 यानी 1/। तो प्रोबेबिलिटी में अगर कभी इस तरीके से लिखा हो ना, या तो लिखा होगा फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, थर्ड डाइस, तो आप फिक्स है फिर कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसे लिखा वन ऑफ देम अनदर वन, तो हमें फिर केयरफुल होना है कि 1 का मतलब डाई नंबर 1 पे भी आ सकता है और डाई नंबर 2 पे भी आ सकता है। अनदर का मतलब पहली डाई पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी हो सकता है। अगर यहाँ सिर्फ ये लिखा होता है कि फर्स्ट डाई शो अ नंबर विच इज एटलीस्ट 4 एंड सेकंड डाई शोज अ नंबर विच इज एट मोस्ट 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 9/36। लेकिन 1 और अनदर 1 की वजह से क्या हो रहा है? आपस में वो चेंज हो सकती है। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। 3 फेयर डाइसेस। अब देखो 3 फेयर डाइसेस, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 क्यूब यानी 216। तो 3 फेयर डाइसेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 216। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई, देखो यहाँ पर लैंग्वेज देखो, फर्स्ट डाई
shows a composite number, second die shows an odd number and third die shows an odd prime number. तो फेवरेबल केसेस क्या है हमारे, हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं। फेवरेबल केसेस क्या है, फर्स्ट डाई पे क्या आना चाहिए, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और बीच में क्या लगा हुआ है देखो, एंड। सेकंड डाई पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर, एंड। थर्ड डाई पे क्या आना चाहिए, ऑड प्राइम नंबर। तो बताओ जरा फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर Four, कौन से six. होंगे। 4, 6, 8, 9, 10. देखो हर डाई का आउटकम जो है वो ये है, इनमें 4, से 6, हमें 8. select- 4, 6. 4, 6. इन्हीं में से तो लेना ना। तो फर्स्ट डाई में कंपोजिट, कंपोजिट कौन कौन से हैं इसमें, 4, 4, 6। तो या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, ये दो हो सकते हैं 4 और 6 में। अब आते हैं ऑड, ऑड कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 3, 5. 1, 3, 5, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर, ऑड भी हो और प्राइम भी हो, 3, 5. 3 और 5। अब यहाँ 1 नहीं आएगा बिकॉज 1 सर इज कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट। क्या पूछा क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अच्छा कंपोजिट के साथ, कंपोजिट वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 स्पेशल नंबर है, 1 ना तो प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, वो 1 खुद ही है, इसलिए वो ना तो प्राइम के डेफिनेशन में आता है ना कंपोजिट। तो प्राइम यहाँ पर है 2, सर 3 और कंपोजिट 5। मोर देन 2 में 1 इंक्लूड है। हाँ 1 इंक्लूड है। तो एक कंपोजिट का एक फैक्टर तो हमेशा 1 होगा, एक वो खुद होगा नंबर, और उसके अलावा एक और जरूर होगा, एटलीस्ट कम से कम एक और होगा। जैसे 4, तो 4 के फैक्टर है 1, 4 खुद और फिर 2 और है एक, इसलिए ये कंपोजिट है। जैसे 6 के 1 भी फैक्टर है, 6 खुद भी है और 2 भी है और 3 भी है, इसके 4 फैक्टर है। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट होते हैं, एक्सेप्ट 1। 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता। तो इसलिए कंपोजिट में यहाँ 1 भी नहीं आएगा, ऑड में आएगा 1, और ऑड प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा। तो ये फेवरेबल है, इससे हम डायरेक्ट देखो प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आने की, 2/6। एक फर्स्ट डाई को जब हमने रोल किया तो 4 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6 इनटू सेकेंड डाई पे 1, 3, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6, और थर्ड डाई के रोल पे 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। तो आंसर हो गया 3 2 6, 2 3 1/18। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी। तो देखो सबने एंड से ब्रेक कर लिया, फर्स्ट डाई पे कंपोजिट, एंड सेकंड डाई पे ऑड, एंड थर्ड डाई पे ऑड प्राइम नंबर। तो फर्स्ट डाई, अब एक डाई की बात हो रही, तो 6 आउटकम में से 2 फेवरेबल है, 4 और 6, तो 2/6। सेकंड डाई पे 3 फेवरेबल है, 1 3 5, तो 3/6, और थर्ड पे 3 5 फिर से 2 है, तो 2/6। ठीक, आगे चलते हैं। टाइप 3, ड्रॉइंग फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स।
तो पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? 56 52 52 52 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स मेजर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, डायमंड एंड हार्ट। ये है डायमंड, दिस इज एंड दिस इज हार्ट। हर डायमंड और हार्ट में कितने कितने कार्ड हो गए? 13। ऐसी ब्लैक में 13 स्पेड और 13 क्लब। हर जो पैक ऑफ कार्ड है जिसमें 13 ये हो गए, हर एक में क्या होगा? एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। ये तीनों कहलाते हैं फेस कार्ड। इन पे फेस बना होता है, देखो यहाँ दिख रहा है। ये तीनों जो होते हैं फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जैक, ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। इसके बाद क्या होता है? जो 1 वाला पत्ता होता है उसे हम कहते हैं एस। तो दिस इज एस। तो हर सूट में क्या होता है? एक एक एस होता है। क्लब का भी एक होगा, स्पेड का भी, हार्ट का भी और डायमंड का भी। और फिर इसके बाद नंबर वाले हो जाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 10। तो 10 ये कार्ड होते हैं और 3 फेस वाले कार्ड होते हैं। तो हर एक टाइप में क्या होते हैं? 13 कार्ड। ये क्लब और स्पेड मिलके 13 हो जाते हैं 26। और ऐसी हार्ट और डायमंड 13 मिलके हो जाते हैं 26। तो टोटल हो जाते हैं 52 कार्ड्स। क्लियर? ये 4 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद रहेगा ये। देखो क्लब इस कार्ड के क्वेश्चन के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा। कितने हैं टोटल? 52। 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक। फिर हर रेड में से दो पार्ट में डिवाइड किए तो 13 डायमंड, 13 हार्ट्स। ये वाला डायमंड है एंड दिस इज हार्ट। और ऐसी ब्लैक में 26 स्पेड, 26 क्लब। तो ये क्लब है एंड दिस इज स्पेड। तो ये कहलाते हैं सूट। तो हर सूट में क्या होता है? 13 कार्ड्स होते हैं। 3 इसमें से फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ये हर एक में 3 हो गए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 12। तो टोटल फेस कार्ड है 12। फिर ये इक्का जिसे हम कहते हैं दैट इज एस। और उसके बाद फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं कि 1 कार्ड इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन आउट इज अ किंग और अ रेड कार्ड। ये जरा लैंग्वेज के ध्यान ना, और यानी हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? किंग और रेड, ये बताना है। तो या तो किंग हो या फिर रेड हो। तो हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स। उसमें से रेड कितने होंगे? बोला था कितने? हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। 26 ब्लैक, 26 रेड। तो 26 कार्ड कितने हो जाएंगे? वो सॉरी, रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? 26। और किंग कितने होंगे? 4। तो क्या होगा? रेड में भी 13 हार्ट, 13 डायमंड। ऐसी ब्लैक को 13 क्लब, 13 स्पेड। इसका भी एक किंग होगा, इसका भी एक किंग होगा, इसका भी एक किंग होगा, इसका भी एक किंग।
तो टोटल कितने किंग हो गए? 4। तो फेवरेबल केसेस कितने ले लें हम? क्या 26 प्लस 4 30 ले सकते हैं? 30/52। क्या ये आंसर हो सकता है या कुछ Yes, गलत sir. है इसमें? सर क्या क्योंकि गलत रेड है? में भी 2 किंग आ रहे हैं सर, 2 किंग हाँ। ज्यादा गिने जा रहे हैं। गुड। तो देखो जब हमने ये 26 रेड काउंट किए तो हमने ये पूरे रेड काउंट कर लिए थे पहले ही। तो ये जो किंग है, किंग ऑफ हार्ट और किंग ऑफ डायमंड, ये पहले ही काउंट हो चुका है 26 रेड में। तो हमारे पास इफेक्टिवली 30 फेवरेबल केसेस नहीं है। हमारे पास क्या है? 26 रेड सही है, 4 किंग सही है, बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किंग और रेड। तो देखो इसे यूनियन वाले से भी तुम समझ सकते हो, किंग की प्लस रेड की माइनस किंग इंटरसेक्शन रेड। या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि 26 किंग रेड है, 4 किंग है, बट इसमें से 2 पहले ही काउंट हो गए। तो टोटल फेवरेबल केसेस है हमारे पास 26 प्लस 4 माइनस 2, ये जो कॉमन थे। तो टोटल फेवरेबल केसेस आ रहे हैं हमारे पास 28। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 28/52। ये आंसर। तो 4 से डिवाइड कर दो तो 7/13 इज आंसर। तो क्या है प्रोबेबिलिटी किंग और रेड कार्ड निकालने की? 7/13। ठीक है। तो हम डबल काउंट नहीं करेंगे, ये इस सेट्स में भी हमने देखा और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे। 2 cards are drawn simultaneously from a pack of cards. Find the probability that both are hearts or both are diamonds. और सेकंड कह रहा है both are blacks और both are queens। तो पहले तो ये बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हम 2 कार्ड निकाल सकते हैं वो कितना होगा? 52 कार्ड में से हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं? देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट 52 लिखा था, क्योंकि 52 कार्ड में से 1 कार्ड निकालना कितने वेज में पॉसिबल था? 52 में। अब 52 में से 2 कार्ड्स कितने तरीके से निकाल सकते हैं? हमें क्या करना है? 52 कार्ड में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं या अरेंज करने हैं? ड्राइंग कार्ड निकालना, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन, देखो नाम में ही आ रहा है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? परमुटेशन। कॉम्बिनेशन। अच्छा सॉरी सर। नंबर ऑफ सिलेक्शन, एनसीआर। तो हमें 52 में से कितने कार्ड निकालने हैं, कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 52C2। 52 कार्ड में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके हैं? 52C2। अब क्या करें? फर्स्ट कार्ड देखते हैं, बोथ आर हार्ट्स और बोथ आर डायमंड। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? बोथ आर हार्ट्स और बोथ आर डायमंड। बोथ आर हार्ट्स इसका मतलब क्या है? पहला वाला भी हार्ट हो और दूसरा वाला भी हार्ट हो। हार्ट्स कितने होते हैं? 4। 52 cards, 26 red, 26 black, 13 13 sir, 13 sir, 13 13 13। heart, 13 diamond, जो मैं बना लूँ जरा, 13 club, 13 spade। तो
तो बोथ आर हार्ट्स, तो हार्ट्स कितने हो गए 13। तो 13 कार्ड में से हमें कितने निकालने हैं 2। तो क्या हो गया 13C2। बोथ आर डायमंड्स, ये कितने वेज में निकाल सकते हैं, डायमंड्स कितने हैं 13 ही डायमंड है, 13 हार्ट थे 13 डायमंड। तो 2 कार्ड कितने वेज से निकाल सकते हैं, अगेन 13C2। अब देखो बीच में क्या लगा है, और तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 13C2 प्लस 13C2। और है ना बीच में, और दोनों में कुछ कॉमन है, ये भी जरा देख लेते हैं ताकि ध्यान रहे। 13 हार्ट और 13 डायमंड में कुछ कॉमन है, नहीं। नो सर। 13 हार्ट अलग है कार्ड, 13 डायमंड अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास 2 इंटू 13C2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई पहले वाले पार्ट की 2 इंटू 13C2 डिवाइडेड बाई 52C2। दिस इज द आंसर। 13C2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 52C2 क्या हो जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। 13C2 क्या हो जाएगा 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1। तो अभी हमें सॉल्व की जरूरत नहीं, हम सीधे ऐसे लिख लेते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई पहले केस में। सेकंड केस में अगर हम करें तो क्या होगा, देखो बोथ आर ब्लैक्स और बोथ आर कोइन। तो बोथ आर ब्लैक्स, ब्लैक कितने हैं 26, यानी बोथ आर ब्लैक्स हम कितने वेज में कर सकते हैं 26C2। जो 26 ब्लैक कार्ड है उसमें से भी कोई 2 कार्ड निकाल लो। दूसरा क्या है बोथ आर क्वींस। बोथ आर क्वींस करने की क्या है प्रोबेबिलिटी, क्वींस कितनी होती है 4। 4। तो 4 में से कोई भी 2 कार्ड निकाल लो। बट इस बार देखो कॉमन है कुछ, क्या ऐसे भी है जो ब्लैक भी है एंड क्वीन भी है 2। 2। तो हो सकता है 2 कार्ड वही निकल आए जो ब्लैक भी है और क्वीन भी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास 26C2 प्लस 4C2 माइनस 2C2। और पॉसिबल वेज कितने थे हमारे पास 52C2। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, C2 है तो आराम से हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन मेन अभी कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो कि हमने बोथ आर ब्लैक, तो 26 के फेवरेबल केसेस क्या है कि दोनों कार्ड जो है वो किसमें से निकल आए, जो 26 ब्लैक है उन्हीं में से निकल आए दोनों कार्ड। तो ऐसा कितने वेज में पॉसिबल है 26C2। बोथ आर क्वींस, तो ये फेवरेबल केस क्या है कि 4 क्वीन होती, 4 में से ही दो भी कोई कार्ड निकल आए। और एक तीसरा हो सकता है ब्लैक एंड क्वीन, तो वो 2C2, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन आगे समझ में। तो यहाँ सिलेक्शन की हमने हेल्प ली है निकालने की। सिलेक्शन इज एनसीआर, एन आइटम्स में से एन ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट अगर हमें सेलेक्ट करने हैं तो वी यूज एनसीआर। अब आते हैं, देखो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विद रिप्लेसमेंट। इसमें जो एक कंफ्यूजन होता है वो होता है रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट।
तो अगर रिप्लेसमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई तुमने एक कार्ड निकाला, देखा क्या आया, वापस रख दिया, तो फिर से अगेन तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 52 कार्ड। बट विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला कार्ड क्या निकला, फिर हम क्या करते हैं उसे उठा के अलग रख देते हैं, तो टोटल कार्ड भी कम हो जाते हैं, और जो पहला निकला होगा, मान लो पहला रेड कार्ड निकला, तो वो बाहर निकल जाएगा। जब तुम अगली बार कार्ड निकालने जाओगे तो अब तुम्हारे पास टोटल 51 कार्ड होंगे, और उसमें से रेड कार्ड कितने रह जाएंगे, 25। 26 होते हैं तो एक निकल गया। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ध्यान रखना। विद रिप्लेसमेंट है तो कोई बात ही नहीं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन बीइंग अ क्लब। तो पहला जो कार्ड है वो क्या होना चाहिए, क्लब। एंड सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक। एंड थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए, नॉन ऑनर कार्ड। अच्छा, इस पर भी आते हैं जरा, नॉन ऑनर, ये एक जरा छोटा सा समझ लो। ऑनर कार्ड होते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। नॉर्मली ऑनर कार्ड जो होते हैं वो फेस वाले किंग, क्वीन, जैक एंड एस, ये जो होता है। तो ऑनर कार्ड जो होते हैं ये 4 होते हैं। कभी कभी क्या होता है, नंबर 10 को भी कोई इंक्लूड कर लेता है, तो इसलिए नॉर्मली क्वेश्चन में ऑनर कार्ड आता नहीं है, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन है। वैसे अगर नॉर्मली हम ये 4 लेके चलते हैं, किंग, क्वीन, जैक, यानी तीनों फेस कार्ड, और एक का एस। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं और विद रिप्लेसमेंट, यानी पहला हम निकालेंगे क्लब और उसे वापस रख देंगे, फिर हम दूसरा कार्ड निकालेंगे ब्लैक और वापस, फिर नॉन ऑनर कार्ड और फिर वापस। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्लब निकालने की क्या है प्रोबेबिलिटी, देखो अब एक एक कार्ड की अलग अलग बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 52। 52 वेज में हम एक कार्ड निकाल सकते हैं। और फेवरेबल क्या है, क्लब। क्लब कितने होते हैं, क्लब कितने होते हैं, क्लब क्या है, देखो ब्लैक में 2 पार्ट थे, क्लब और स्पेड, यानी कि 30। 4 सूट्स होती हैं 13-13 कार्ड की। हार्ट रेड होता है, डायमंड रेड होता है, क्लब ब्लैक होता है और स्पेड ब्लैक होता है। तो क्लब कितने होंगे, 13। एंड मींस मल्टीप्लाई। ब्लैक होने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, देखो विद रिप्लेसमेंट है, यानी जो पहला कार्ड क्लब निकला था हमने वापस पैक ऑफ कार्ड में रख दिया, तो ब्लैक होने की क्या है प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कितने हो सकते हैं, 26। 26. 26। तो फेवरेबल केसेस 26 और टोटल पॉसिबल वेज है 52। देन अगेन एंड नॉन ऑनर कार्ड। तो देखो हर सूट में क्या है, ये 4 होते हैं ऑनर, तो टोटल ऑनर कार्ड हो गए 4 4 जा 16। तो नॉन ऑनर कार्ड कितने हो गए, 52 माइनस 16, 36। फेवरेबल केसेस हैं 36 अपॉन 52। ये इनके मल्टीप्लाई हमारा आंसर हो जाएगा। 13 1 जा 4 जा, 26 1 जा 2 जा, और ये हो जाएगा 4 से काट देते हैं, 9 अपॉन 13। तो 9 अपॉन 4 2 जा 8, 13 8 जा 13 2 जा 26, 26 4 जा 52 का डबल 114। 13 2 जा 26, 52 10। ये आ गई प्रोबेबिलिटी आंसर।
सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो कॉमन था उसको हम लोग माइनस कर दे रहे थे, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें अलग अलग कंडीशन है ना। देखो, फर्स्ट कार्ड क्लब हो सिर्फ, उसने ये कहा कि फर्स्ट कार्ड क्लब हो एंड सेकंड कार्ड ब्लैक हो एंड थर्ड कार्ड ये हो। वो ये नहीं कह रहा कि हमने 3 कार्ड निकाले एक साथ और वो क्लब हो या फिर ब्लैक हो या फिर ये हो। पिछली क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज, बोथ आर हार्ट्स और बोथ आर डायमंड्स। इसमें Yes. और की वजह से क्या बन रहा है, यूनियन। देखो, और एंड की वजह से फर्क आ रहा है। एंड का मतलब होता है अगर 3 इवेंट है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट थी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अगर 2 इवेंट है और लगा है, और इज लाइक दिस, ए यूनियन बी, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग केसेस लेते हैं और अगर कोई कॉमन केसेस है तो उसे माइनस करते हैं। ये सिर्फ एंड और की वजह से फर्क हो रहा है। अगर यहाँ पर होता कि 3 कार्ड एक साथ निकाले और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक कार्ड क्लब हो और ब्लैक हो और नॉन ऑनर कार्ड हो, तो फिर हम कॉमन माइनस करते हैं। एंड है तो सीधे मल्टीप्लाई। टाइप 4 आते हैं, ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम अ बैग या बॉक्स में से हमें बॉल निकालनी होती है इसमें। तो ये भी कार्ड जैसा ही है, पिछला जैसे कार्ड में कर रहे हैं उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। A bag contain 8 red and 4 green balls. What is the probability of drawing a red ball? तो क्या आ जाएगा, probability of red ball। टोटल कितनी बॉल्स हैं, 12। तो कोई भी एक बॉल निकाल ली हमें, तो कितने वेज से हम निकाल सकते हैं, 12। बट फेवरेबल क्या है हमारे लिए, रेड बॉल। रेड कितनी है, 8। तो फेवरेबल केस क्या है कि उन 8 में से कोई बॉल निकल आए। तो ये हो गया सीधे 2/3। तो पहला केस तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी, 2/3। टोटल केसेस 12 और फेवरेबल केसेस उसमें से 3 रेड बॉल, वो 8 रेड बॉल में से कोई भी आ जाए दिस वन। देखो यहाँ एक की बात हो रही है इसलिए डायरेक्ट लिख लिया, वरना अगर यहाँ से हम 2-2 बॉल कहते तो सिलेक्शन हो जाता। अगर ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड बॉल्स, तो आंसर क्या हो जाता, 1 की जगह 2 हो जाता। तो हम कहते हैं टोटल केसेस है हमारे पास 12C2। 12 में से कोई भी 2 रेड बॉल, कोई भी 2 बॉल हम इतने वेज से निकाल सकते हैं। और फेवरेबल क्या है कि 8 में से निकले, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है। दिस विल बी डन। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक बॉल निकालनी है, तो 12C1 12 ही हो जाएगा और 8C1 8 ही हो जाएगा। इसलिए हम इसमें सी या सिलेक्शन वाला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो एक बॉल के लिए इतना सोचना भी नहीं, एक बॉल तो तुम्हें वैसे समझ में आ रहा है, 12 बॉल में से कोई से भी निकल सकती, तो 12 वेज है और 8 रेड है तो 8 वाले फेवरेट। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, 2/3 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहा है अगर पहली बॉल रेड आ गई, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, then what is the probability of drawing second red ball if first ball is replaced? अभी हम replaced कर रहे हैं, फर्स्ट बॉल को क्या करा, रिप्लेस कर दिया, यानी उस बैग में वापस डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, सेकंड रेड आने की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, हमने क्या करा, 8 रेड और 4 ग्रीन की 12 बॉल की एक बैग था, उसमें से रेड निकाली पहले और फिर वापस रेड बॉल उसी के अंदर डाल दी। तो अब बताओ, अब जब हम सेकंड बॉल निकालेंगे तो अब रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, बॉल को रिप्लेस कर दिया, वापस डाल दिया उसमें, सेम क्या होगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी सर। सेम। फिर से अगेन 12 बॉल्स हो गई, उसमें से 8 रेड है, तो सेम।
भाई वापस बॉल डाल दी तो फिर से वो इंडिपेंडेंट हो गई, अब कोई मतलब ही नहीं। जैसा कार्ड हमने पिछली बार पिछला क्वेश्चन ये तो किया था, रिप्लेसमेंट था। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, नॉट रिप्लेस्ड। उसे बैग में नहीं डाला, निकाल के कहीं और रख दिया, बाहर रख दिया। अब क्या होगा? अब सेकंड रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 7/11। गुड। तो अब कितनी बॉल बची हमारे पास? 7 रेड बची और 4 ग्रीन, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली बॉल क्या निकली थी, रेड थी। अब हमने उसे उठा के अलग कर दिया, फर्स्ट बॉल को रिप्लेस नहीं किया। तो अब हमारे पास 7 रेड है और 4 ग्रीन है, तो टोटल केसेस हो रहा है 11 और उसमें से फेवरेबल बचे 7। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/11। तो बॉल को रिप्लेस भी कर सकते हैं और नॉट रिप्लेस, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। Two balls are drawn in succession without replacement, विदाउट रिप्लेसमेंट। दो बॉल निकाली सक्सेशन, मतलब पहले एक बॉल निकाली, फिर उसे उठा के बाहर रख दिया कहीं, वापस नहीं डाला उसमें बॉक्स में, और फिर दूसरी बॉल निकाली। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 3 ब्लैक बॉल एंड 6 ब्लू बॉल। 3 ब्लैक है और 6 उसमें क्या है, ब्लू बॉल्स है। दो बॉल निकाल ली हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज ब्लू। तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड ये आ गया, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज ब्लू। तो पहली ब्लैक होने की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? थ्री बाई नाइन। 3 ब्लैक है, 6 ब्लू है, तो टोटल 9 है। उसमें से ब्लैक है 3 फेवरेबल केसेस, 3/9। एंड मीन्स मल्टीप्लाई। सेकंड ब्लू आने की क्या है प्रोबेबिलिटी? 6/9। विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 3 बॉल निकल गए, माइनस करेंगे 3, 9 - 3। ये 3 नहीं निकले, एक ही बॉल निकली है। 2/8 सर। देखो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि जो तुमने पहली बॉल निकाली है वो क्या है, ब्लैक है, और इसे तुमने वापस नहीं रखा उसमें। तो अब तुम्हारे पास 2 ब्लैक बची और 6 ब्लू बची। तो अब ब्लू आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? तो टोटल बॉल हो गई हमारे पास 8 और उसमें से ब्लू इज फेवरेबल इज 6/8। 6। तो 3 से ये 2 गया, 3 से ये 3, 3 से ये 3, 1 4। तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/। तो सिंपल था, एंड था तो हमें मल्टीप्लाई करना, पहले ब्लैक निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी देखी, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापस नहीं रखनी अब। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो ब्लैक निकली इसे हमने निकाल के फेंक दिया कहीं। अब कह रहे हैं सेकंड पार्ट में बताओ, बोथ आर ब्लू। बोथ आर ब्लू का मतलब है पहली बॉल भी ब्लू एंड सेकंड बॉल भी ब्लू। बोथ आर ब्लू का यही मतलब हुआ ना, फर्स्ट भी ब्लू और सेकंड भी ब्लू। तो अब क्या हो रहा होगा सेकंड केस में, जो बॉल निकलेगी पहली बॉल वो क्या होगी, ब्लू, और उसे हम रिप्लेस नहीं करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट बॉल ब्लू की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 6/9। भाई 3 ब्लैक है, 6 ब्लू है, तो 6/9। एंड है तो मल्टीप्लाई, सेकंड बॉल ब्लू। अब एक ब्लू हमने रिप्लेस नहीं करी है, तो हमारे पास 3 ब्लैक है और 5 ब्लू है। तो क्या हो जाएगी अब ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी? 5/, टोटल है 8।
तो 3 2 जा 3 3 जा और 2 से ये गया 4, तो 5/12 ये हमारा। तो देखो क्वेश्चन को आराम से समझो, एंड और पे ध्यान रखो और फिर वो क्या कह रहा है उस स्टेप से सोचो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहली बॉल ब्लैक निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और फेवरेबल केसेस उन्हीं को डिवाइड करना है, यही प्रोबेबिलिटी होती है। एंड है तो साथ में मल्टीप्लाई। A bag contains 3 blue, 4 green and 5 red. 3 blue, 4 green, 5 red. 3 balls are drawn simultaneously at random. एक साथ 3 बॉल निकालनी है। तो बताओ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। फर्स्ट पार्ट डिफरेंट कलर की। डिफरेंट कलर का क्या मतलब है, एक बॉल भाई डिफरेंट कलर का क्या मतलब है, 3 बॉल निकालनी है ना तुम्हें, तो एक बॉल रेड हो, एक ब्लू हो और एक ग्रीन हो, यही तो मतलब हुआ डिफरेंट कलर का, 1 ईच। यस सर। तो कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं हमारे पास, 5 और 4 9 और 3 12, 12 बॉल्स हैं। 12 बॉल में से कोई भी 3 बॉल निकल सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 12 C 3। 3। 12 बॉल में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल क्या है, एक रेड हो, एक ब्लू हो, एक ग्रीन हो, तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं सिलेक्शन, 3C1 इंटू भाई ये निकल आई 3 ब्लू में से एक, 4 ग्रीन में से एक, कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं 4C1, और रेड सेलेक्ट कितने वेज से कर सकते हैं 5C1। यही हमारा आंसर है। तो ये 1 1 वाले तो याद कर लो क्या होता है, NC1 इज इक्वल टू n, तो 3C1 इज 3 4 5, 12C3 हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे हम सॉल्व करके आंसर भी कर सकते हैं, 2 से गया 6, 3 से गया 2, 2 से आया ये 2, 5 2 जा 10 गया ये, क्या बचा 3/11। दिस इज द, तो देखो सिलेक्शन ही कर रहे हैं बॉल्स में, 3 एक साथ ले रहे हैं तो 12C3, और वो 3 कोई सी भी हो सकती थी। फेवरेबल क्या है हमारे लिए, 1 रेड एंड 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन, तो 1 रेड का सिलेक्शन है 3C1, 1 ग्रीन का है 4C1, 1 रेड का है 5C1, एंड 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 है तो मल्टीप्लाई आपस में। सेकंड कह रहा है केस 2 आर ब्लू एंड 1 इज ग्रीन, 2 आर ब्लू एंड 1 इज ग्रीन, तो 2 ब्लू एंड बीच में एंड 1 ग्रीन, तो कितने वेज में हो सकता है ये, टोटल वेज तो वही रहेंगे 12C3। 2 ब्लू, 2 ब्लू कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 3C2। 3 ब्लू है, 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 3C2, एंड है तो मल्टीप्लाई, 1 ग्रीन, 1 ग्रीन कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 ग्रीन में से 4C1। 4C1, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट, द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर,
की बात थोड़ा अलग है। अब कह रहा है बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो सेम कलर का Permission केस सर यूज होगा। यस। तो क्या क्या केस हो सकते हैं? 3 के 3 ब्लू हो, 3 के 3C3 3 प्लस 3C और 4C3 प्लस 5C3 होल अपॉन 12C3। गुड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 12C3 रहेंगे। 3 ब्लू को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? 3C3 एंड नहीं है, इस बार क्या है? और है। तो अब हम करेंगे प्लस 4C3 प्लस 5C3, इसको सॉल्व कर लें। तो देखो एंड और थोड़ा सा जब इसको रिवाइज करना या पढ़ना, अभी अगर पढ़ना हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, सेट्स पढ़ो या प्रोबेबिलिटी। एंड और अगर क्लियर है, सिचुएशन को ब्रेक कर सकते हो तो फिर बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो बॉल आर ऑफ सेम कलर, अब ऐसे सोचते रहोगे तो मुश्किल है, तो मेंटली क्या सोचो? ऑल आर ऑफ सेम कलर मतलब 3 बॉल निकालनी, तीनों सेम कलर, यानी कि या तो तीनों की 3 ब्लू हो, और 3 के 3 रेड हो, और 3 के 3 ग्रीन हो। तो और आ रहा है तो प्लस। यहां पर क्या था? डिफरेंट कलर, तो ये और से कनेक्ट नहीं थे, हम ये क्या कहते हैं? 1 रेड एंड 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन, इसलिए हमने यह मल्टीप्लाई किया था। तो ये एंड और पे स्पेशली बहुत ध्यान दें। क्लियर है सबको? ठीक। लास्ट हमारा टॉपिक टाइप 5, ये छोटा सा कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डे इन अ ईयर। ये जब रीजनिंग पढ़ेंगे कैलेंडर वगैरह तब भी आएगा, अभी भी देख लेते हैं। 53 संडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। तो क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर? क्या होता है? इसमें कितने डेज होते हैं? 365। 365 डेज होते हैं। 365 के बनते हैं 52 वीक्स, तो कंप्लीट होते हैं। तो 52 इंटू 7 करोगे तो 364 आता है। प्लस क्या होता है? एक 1 डे एक्स्ट्रा बचता है। तो वो कह रहा है 53 संडे, तो 52 वीक्स है, तो हर डेज ऑफ द वीक, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? 52 तो होते ही होते हैं, हर ईयर में 52 तो होते ही है। अब वो पूछ रहा 53, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि ये जो 1 डे बचा है ये कौन सा है। तो ये 1 डे क्या हो सकता है? 7 डेज ऑफ वीक में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या है? 7 डेज ऑफ वीक में कुछ भी हो सकता है। फेवरेबल हमें क्या चाहिए? संडे। तो संडे क्या हो सकता है? 7 में से एक ही हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे क्या हो गई? 1/7। तो चाहे 53 संडे पूछे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, 53 फ्राइडे, कुछ भी पूछे, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7 ऑर्डिनरी ईयर में। अगर ऑर्डिनरी की जगह होता लीप ईयर तो क्या चेंज हो जाता? लीप ईयर में हो जाते हैं 366 डेज, यानी कि 52 वीक्स तो कंप्लीट प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, ये 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं। अब पूछ रहा है 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर। 53 फ्राइडेज, तो ये 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं भाई? या तो कंसेक्यूटिव होंगे, संडे मंडे होगा, या फिर मंडे ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे होगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे होगा, या फिर सैटरडे और संडे होगा। तो टोटल पॉसिबल वेज अभी भी कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल वेज हो सकते हैं 7, और हमें क्या चाहिए? 53 फ्राइडे। तो 52 फ्राइडे तो है ही ऑलरेडी। 53 फ्राइडे, तो फ्राइडे वाले कौन सा केस है? एक ये है और एक ये। तो फेवरेबल केसेस कितने हमारे?
probability of 53 Friday in a leap year is 2/7. तो ऑर्डिनरी ईयर के किसी भी 53 पूछे तो आंसर 1/7 होगा। लीप ईयर में कोई भी 53 डे ऑफ द वीक पूछे तो आंसर होगा 2/7। और अगर 54 पूछ ले तो 54 मंडेज, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? क्या 54 हो सकते हैं? क्या 54 हो सकते हैं? नो सर, नहीं हो सकते। तो आंसर इज 0। ठीक, तो ये छोटा सा एक प्रोबेबिलिटी का था जो हम कैलेंडर में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, टाइप्स थे, और मेन इसमें इंपॉर्टेंट आउटकम याद रखने और एंड और पे थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन करते वक्त। तो कोई क्वेश्चन इसमें से अलग से एक्सप्लेन करें? तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है चांसेस की कि कितने परसेंट चांसेस हैं कुछ होने के। बाकी फिर इसमें इवेंट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होती है जिसके एक होने से दूसरी नहीं हो सकती कोई सी भी। एग्जॉस्टिव जो भी सारी इवेंट है उसमें कोई ना कोई एक होनी जरूर होगी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिव एग्जॉस्टिव है तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। ये कल की क्लास में थोड़ा बहुत आएगा, तब हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट जब एक दूसरे का आउटकम डिपेंड नहीं करते तो वो इंडिपेंडेंट होती, तो वहां ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी कर देते। कॉम्प्लीमेंट सेट में हम टोटल या यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस करते थे, प्रोबेबिलिटी में हम 1 में से माइनस कर देते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यूनियन अगर ए और बी जैसी सिचुएशन है और से कनेक्ट है और हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। 3 इवेंट है तो वही पी ए पी बी पी सी माइनस दिस। टाइप 1 टॉसिंग कॉइन तो याद रखो नंबर ऑफ आउटकम 2 रेज़ टू द पावर n होते हैं। सिंगल के लिए ये है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है, और जरूरी नहीं कॉइन के लिए हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके सिर्फ 2 आउटकम हो सकते हैं उसमें यही इसी तरीके से हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। ये क्वेश्चन थे 3 फेयर। कॉम्प्लीमेंट का हमने यूज किया था, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट का किया था, यहाँ हमने थोड़ा अरेंजमेंट भी यूज किया था। या तो मेंटली सोच लो कि ऐसे एक टी है तो ऐसे 5 केसेस हो सकते हैं, या फिर 5 प्लेसेस पे अरेंज करने थे, 4 हेड और 1 टेल, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। डाई का जो आउटकम होता है 6 होता है, तो n डाइस है तो 6 रेज़ टू द पावर n। सिंगल के ये 6 आउटकम, 2 डाई के इस तरीके से 36, 3 डाई के 216। तो सम ऑफ 7 निकाल लिया था, नॉट 10 था तो 10 का निकाला और 1 में से माइनस कर दी प्रोबेबिलिटी। 2 डाइस डबलेट ये सेम नंबर रिपीट होता है उसको हम डबलेट कहते हैं, ये हमने किया था। 3 डाइस, तो 3 डाइस के केसेस बनाने की जरूरत नहीं, 216 है तो बहुत टाइम चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं, सीधे ऐसे ही हो जाएगा। एंड से कनेक्ट है जो भी क्वेश्चन में पूछा था तो इसको आपस में मल्टीप्लाई। फिर ये कार्ड 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक, उसमें से 13 हार्ट 13 डायमंड रेड होते हैं, 13 स्ट्रेट 13 क्लब ब्लैक होते हैं, और हर सूट, इसे हम सूट कहते हैं 13 कार्ड्स का, 4 सूट्स होते हैं और हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, और बाकी 1 2 3 4 5 6 से 10 और 1 वाले को हम कहते हैं एस। तो ये 3 फेस कार्ड और ये एस ऑनर कार्ड भी कहलाते हैं। फिर हमने ये किया था, यहाँ और था इसलिए हमने कॉमन वाले को माइनस किया। यहाँ भी देखो और लगा हुआ था, इसमें कुछ कॉमन था ही नहीं इसलिए हमने ऐसे निकाल दिया। यहाँ कॉमन था तो इसे माइनस। यहाँ पर एंड था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड बीइंग अ क्लब, सेकंड कार्ड बीइंग ब्लैक एंड थर्ड कार्ड बीइंग नॉन। यहाँ एंड से कनेक्ट है तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली और मल्टीप्लाई।
बॉल और बैग उसमें से रिप्लेस नॉट रिप्लेस का थोड़ा ध्यान रखना, उसी में देते हैं क्वेश्चन। जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कम हो जाएंगे, बॉल भी टोटल नंबर ऑफ बॉल भी कम हो गई और जिस कलर की निकली वो भी कम हो गई। या 3 अलग अलग थी डिफरेंट कलर, तो ये अब हमें खुद सोचना पड़ेगा। यहाँ में सिचुएशन बना के नहीं दी, डिफरेंट कलर कह दिया, तो हमने कहा 1 रेड एंड 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन, एंड था तो मल्टीप्लाई, तो ये सिलेक्शन। 2 ब्लू एंड 1 ग्रीन तो इतने सिलेक्शन। 3 ब्लू सेम कलर तो या तो 3 ब्लू हो सकते हैं और 3 रेड और 3 ग्रीन, तो ये बीच में प्लस प्लस प्लस। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ईयर, तो कोई भी 53 पूछे ऑर्डिनरी ईयर में तो 1/7, कोई सा भी डे ऑफ वीक पूछे 53 इन लीप ईयर तो 2/7, और 54 तो हो नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये हमारा टॉपिक था, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसे प्रोबेबिलिटी को। तो कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? क्लास एंड करें फिर? Yes, sir. ओके सर। यस सर। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज सर। ठीक है। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।